नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और मिड डे न्यूज की तरफ रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात सबसे पहले। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी कि 10 मार्च को आ रहे हैं। वहीं नतीजों के अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। दरअसल 11 मार्च को पीएम मोदी करीब 10:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो कोबा रीजन ऑफिस कमलम जाएंगे। प्रदेश कार्यालय कमलम में पार्टी की ओर से पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी करीब 1.5 से 2 घंटे का समय कमलम में ही बिताएंगे। उसके बाद वो राजभवन के लिए निकलेंगे। दोपहर भर पीएम राजभवन से लेकर जीएमडीसी सेंटर के अहमदाबाद तक सरपंच सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। सरपंच सम्मेलन के बाद पीएम मोदी राजभवन लौटेंगे, जहां राजनीतिक बैठकें होंगी। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 12 मार्च को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के स्नातक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। उसके ठीक बाद वो राजभवन वापस लौट जाएंगे। प्रधानमंत्री 11-12 मार्च को अपने गुजरात दौरे के दौरान पंचायती राज सम्मेलन की अध्यक्षता भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जीएमडीसी मैदान में एक मेगा कार्यक्रम और एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में विशाल सभा दिखाई देगी, जिसको लेकर बीजेपी के विधानसभा चुनाव को लेकर एक नरम शुरुआत के रूप में इसे देखा जा रहा है। पंचायती राज सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी अहमदाबाद नगर निगम के कुछ कार्यक्रमों की अध्यक्षता भी करेंगे। साथ ही पीएम के सरदार पटेल स्टेडियम में होने वाले खेल महाकुंभ कार्यक्रम में शामिल होने की भी उम्मीद है। पीएम मोदी के गांधीनगर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी के इस यात्रा के दौरान अपनी मां हीराबा से भी मिलने की संभावना है। सूत्रों ने कहा है कि खेल महाकुंभ कार्यक्रम में पीएम की भागीदारी को युवाओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास के रूप में माना जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के कारण आने वाले दिनों में जो है पीएम मोदी के नियमित रूप से गुजरात आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ममता के तीसरे मोर्चे की कवायद को शिवसेना लगातार धत्ता बताती रही। शिवसेना मुखर होकर हमेशा कांग्रेस के बिना किसी मोर्चे को कोरी कल्पना बताती रही। बीते दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संजय राउत को चिट्ठी लिखी है। राहुल गांधी ने पत्र में लिखते हुए कहा, संजय राउत, उम्मीद है कि आपको मेरा पत्र मिल गया होगा। राहुल ने लिखा कि मेरा ये पत्र आपके द्वारा 8 फरवरी को राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी के समर्थन में है। आपको और आपके परिवार को जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी टारगेट कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं। आपने पत्र में जिस तरीके से जांच एजेंसियों की तरफ से उत्पीड़न और धमकी के उदाहरण दिए हैं, वो मोदी सरकार की पोल खोल रही हैं। राहुल ने लिखा कि लगातार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये सरकार विपक्ष को चुप कराना चाहती है। मैं आपको भरोसा देता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी की ओर से लिखी गई चिट्ठी को ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि शुक्रिया राहुल गांधी, लोकतांत्रिक मूल्य और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमारे प्रयास में हमें एक साथ लड़ना होगा। न ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि खतरनाक भी है कि केंद्रीय एजेंसियां एक पार्टी के गुलामों की तरह व्यवहार कर रही हैं, पर मुझे यकीन है कि ये भी गुजर जाएगा। बता दें, ईडी की टीम ने पिछले सप्ताह संजय राउत की बेटियों के पार्टनर सुजीत पाटकर के घर पर छापेमारी की थी। लगभग 1034 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले के मामले में सुजीत पाटकर के परिसरों पर छापेमारी के बाद संजय राउत की बेटियां ईडी की जांच के दायरे में आ गई। सुजीत पाटकर राउत की बेटियों के व्यावसायिक साझेदार हैं, जिसके बाद संजय राउत ने राज्यसभा अध्यक्ष और राहुल गांधी तमाम नेताओं को चिट्ठी लिखी थी इस पूरे मसले को लेकर। आपको बता दें, शिवसेना के बड़े नेताओं में से जुड़े लोगों के यहां पर आयकर विभाग की तलाशी के बीच में शिवसेना के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी बीजेपी की एटीएम मशीन बन गई है। कुछ इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। अब राहुल गांधी
गांधी के इसी मामले को लेकर समर्थन में चिट्ठी आने के बाद तमाम निगाहें इस पूरे मसले को लेकर हैं कि जब शिवसेना लगातार ये कहती आती थी कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा तैयार नहीं हो सकता, तो ऐसे में अब जब राहुल गांधी की तरफ से सीधे सीधे यहां पर शिवसेना को समर्थन दिया जा रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में कितना बदलाव यहां पर देखने को मिलेगा, इस पूरी खबर का, इस पूरे मसले का कितना असर वहां के सियासी गलियारों में देखने को मिलेगा, इस पर सबकी निगाहें जरूर रहेंगी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हार का डर है और इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव के आरोप आधारहीन हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। निश्चित तौर से 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, कि आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे, परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं। गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए हैं। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे जब एक्चुअल में जब गिनती होगी, तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आए। 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। कारण वाराणसी में एक पेट्रोलिंग गाड़ी में ईवीएम देखी गई। वहीं इस पूरे मसले को लेकर अखिलेश यादव पूरे प्रशासनिक महकमे को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के चुनाव में जीतने के कारण बीजेपी में खलबली मची हुई है। साथ ही उन्होंने एग्जिट पोल पर भी निशाना साधा। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर कहा है, सुनिए जरा। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम्स जा रही हैं, और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे हैं, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था,
लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूपी सरकार पर आरोप लगाया था कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां वोटों की गिनती धीरे कर दो। अखिलेश के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वही सपा है जिसमें जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला एमवाई फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, एमवाई मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। चुनाव के नतीजे आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और राजनीतिक दलों की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव हुआ था और सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक तस्वीर भी सामने आई। पंजाब के पूर्व सीएम अपने फार्म हाउस पर एक पार्टी के दौरान गजल गुनगुनाते हुए दिखाई दिए।
लोग जालिम हैं, हर बात का ताना दे, बातों बातों में मेरा सिर मिले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना तेरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवाल बात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर लग जाए। कैसे जाएंगे लोग जालिम हैं, हर बात का ताना दे, बातों बातों में मेरा सिर मिले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना तेरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवाल बात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर लग जाए। 5 राज्यों के नतीजों का अभी सबको बेसब्री से इंतजार है। इस बीच दिल्ली में एक नया चुनावी बिगुल बजने लगा है। राज्य चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो आज दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा की जा सकती है। दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बाबत अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। वैसे तो चुनाव की तारीख है, कब घोषित कब की जाएगी इसको लेकर अटकलें लगातार चल रही हैं, लेकिन अब राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों के ऐलान को लेकर अपनी अंतिम रूपरेखा भी तैयार कर ली है। आयोग के अधिकारियों की इस बैठक में इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि आज एमसीडी चुनाव का ऐलान कर दिया जाए। ऐलान के साथ ही दिल्ली में चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चुनाव में लगभग 1 लाख कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में लगाए जाएंगे। उन सभी कर्मचारियों को लेकर आयोग ने अपना खाका तैयार कर लिया है। 20% कर्मचारी रिजर्व भी रखे जाएंगे। 272 वार्ड के लिए होने वाले चुनाव के लिए 72 रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाएंगे जो आईएएस और दिल्ली कैडर के सीनियर अधिकारी होंगे। सभी वार्ड के लिए 272 एआरओ भी बनाए जाएंगे। इनके अलावा 72 जनरल ऑब्जर्वर भी रहेंगे जो पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। हर वार्ड के लिए एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी होगा जो उम्मीदवारों के खर्च पर पूरी नजर रखेगा। चुनाव में पैसों का गलत इस्तेमाल न हो उसकी मॉनिटरिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कुछ भारतीय रेवेन्यू सर्विस के अधिकारियों से भी संपर्क साधा है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर के राज्यों के सीनियर अधिकारियों को स्पेशल ऑब्जर्वर भी बनाया जाएगा। चुनाव के लिए 15,500 पोलिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं।
इस चुनाव के लिए 60,000 वोटिंग मशीन की व्यवस्था की गई है। इनमें से आधे यानी कि 30,000 बैलेट यूनिट और 30,000 ही कंट्रोल यूनिट होंगे। इन सभी वोटिंग मशीनों को बिहार के 12 जिलों से वहां होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के बाद मंगवाया गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों की माने तो इन सभी मशीनों का FLC यानी कि फर्स्ट लेवल चेक भी हो चुका है। बात सिर्फ वोटिंग तक ही सीमित नहीं बल्कि काउंटिंग सेंटर कितने हैं, कहां होंगे, इसको लेकर भी राज्य चुनाव आयोग ने तय कर लिया है। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव की संभावना है और 15 अप्रैल से पहले 38 काउंटिंग सेंटर पर वोटिंग की गिनती की जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन है। यूक्रेन के शहरों में रह रहे विदेशी नागरिक सुरक्षित यूक्रेन से निकलने की कोशिश में लगे हैं। भारत भी अपने छात्रों को यूक्रेन से निकालने की तमाम कोशिशें कर रहा है। इस बीच में एक पाकिस्तानी नागरिक का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारतीय दूतावास और भारत सरकार को यूक्रेन से निकालने के लिए धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन में नागरिक आबादी को निकालने के लिए बुधवार सुबह मानवीय संघर्ष विराम की घोषणा की। समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार रूस ने साइलेंस मोड घोषित किया और कीव सहित कई शहरों के मानवीय गलियारे प्रदान करने के लिए तैयारी की। ये घोषणा ऐसे समय में की गई जब दोनों पक्षों ने मानवीय गलियारों को बाधित करने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। रूस ने कहा वो चेनिरहाइव, सुमे, खार्किव, मारियोपोल और जोपोरिजिया से गलियारे प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मानवीय समन्वय केंद्र के प्रमुख मिखाइल ने कहा कि रूस ने फिर से यूक्रेन को नागरिकों की वापसी के लिए मार्गों पर सहमत होने की पेशकश की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्ध के दौरान सुरक्षित निकासी की कोशिश कर रहे यूक्रेनी नागरिकों के लिए मानवीय गलियारों के विस्तार और रेड क्रॉस से ज्यादा सहयोग का आह्वान भी किया था। एक अज्ञात जगह से मंगलवार को दिए गए वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दक्षिणी समुद्री बंदरगाह शहर मारियोपोल में नाकेबंदी के बीच शरीर में पानी की कमी होने से एक बच्चे की मौत हो गई। ये इस बात का संकेत है कि शहर के लोग कितने हताश हो गए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच नाटो की मेंबरशिप को लेकर जंग छिड़ गई, लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो नाटो सदस्यता के लिए ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। मॉस्को के साथ शांति कायम करने के उद्देश्य से संकेत देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वो दो अलग अलग रूसी समर्थक क्षेत्रों की स्थिति पर समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने 24 फरवरी को हमला शुरू करने से ठीक पहले स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता दी थी। जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि जब हम समझ गए हैं कि नाटो यूक्रेन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो मैं बहुत पहले इस सवाल को लेकर शांत हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये गठबंधन विवादास्पद मुद्दों और रूस के साथ टकराव से डरता है। नाटो के मुद्दे को लेकर भी रूस यूक्रेन से नाराज था। रूस ने कहा था कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। यूरोप को सोवियत संघ से बचाने के लिए शीत युद्ध की शुरुआत में बनाया गया नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, बता दें कि हाल के वर्षों में नाटो ने पूर्व सोवियत ब्लॉक देशों को अपने संगठन में शामिल करने और इसका विस्तार करने के लिए क्रेमलिन को भड़का दिया था। रूस नाटो के विस्तार के खतरे को तौर पर देख रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।